गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई लेक्चर का टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा था, उनकी रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड इकाइयों या अणुओं से मिलकर बनते हैं और ये अणु जल अपघटित होकर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं और आपस में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। डाइसैकेराइड का किसी भी अम्ल या एंजाइम के साथ जब जल अपघटन कराया जाता है तो हमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। ये डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, स्वाद में मीठे और जल में विलयशील होते हैं। डाइसैकेराइड्स दो प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड मिथेनॉल के साथ क्रिया करके मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। अब चूंकि मोनोसैकेराइड स्वयं भी हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, अतः ये परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करके भी ग्लाइकोसाइड बना सकते हैं। अब इन ग्लाइकोसाइड का अग्लाइकोन भाग भी एक सैकेराइड इकाई ही होता है। इस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण ही डाइसैकेराइड बनते हैं। नेचर में कई प्रकार के डाइसैकेराइड्स पाए जाते हैं, हम जानते हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज का अगर हम जल अपघटन करें तो हमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज की मिलती है। लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा और सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच का ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसके बेसिस पर हम डाइसैकेराइड्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो 1:4 हो सकता है, 1:6 हो सकता है या 1:1 हो सकता है। फर्स्ट एक होता है 1:4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज, जिसमें एक मोनोसैकेराइड इकाई का जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो दूसरी जो मोनोसैकेराइड इकाई है उसके C4 कार्बन पर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु से बंधित होता है, जैसा कि माल्टोज और लैक्टोज में होता है। और ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं और म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। सेकंड होता है 1:6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें एक मोनोसैकेराइड इकाई का एनोमेरिक कार्बन दूसरे मोनोसैकेराइड इकाई के C6 पर जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ा रहता है, जैसा कि जेनटियोबियोज में होता है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, लेकिन इस प्रकार का जो लिंकेज है वो बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट होता है 1:1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें कि दोनों ही मोनोसैकेराइड इकाई के एनोमेरिक कार्बन एक दूसरे के साथ बंधित रहते हैं, लेकिन ये अपचायी शर्करा नहीं होती है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 एक एक लेंगे डिटेल में। फर्स्ट लेते हैं माल्टोज। माल्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो होता है 1:4 डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र है वो है C12H22O11। इसे प्राप्त करने के लिए स्टार्च पर हम माल्ट की अभिक्रिया करवाते हैं, इसीलिए इसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो माल्टोज को हम स्टार्च से प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्टार्च का हम आंशिक जल अपघटन पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं एंजाइम डायस्टेज की प्रेजेंस में, तो हमें माल्टोज प्राप्त होता है। माल्ट में जो एंजाइम डायस्टेज है जिसकी उपस्थिति में पॉलीसैकेराइड स्टार्च का जल अपघटन होकर डाइसैकेराइड माल्टोज बनता है। अब माल्टोज एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक 160 से 165 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलयशील होता है, किंतु अल्कोहल और ईथर में अविलय होता है। यह एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। अब हम लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसकी अभिक्रिया लेंगे हम हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कि माल्टोज का जब एसिड की प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड्स या एंजाइम माल्टेज की प्रेजेंस में जल अपघटन करते हैं तो डी ग्लूकोज के हमें दो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिख रहा है कि माल्टोज का जल अपघटन अम्ल की प्रेजेंस में करने पर ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं।
इस अभिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। सेकंड है रिड्यूसिंग शुगर, कि माल्टोज एक अपचायक शर्करा है। तो जब इसका अपचयन फेलिंग विलियन और टॉलेंस अभिकर्मक के साथ किया जाता है तो वह अपचयित हो जाता है। साथ ही यह फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम बनाता है। और अगर हम इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करते हैं तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती है कि माल्टोज के जो दोनों ग्लूकोज अणु हैं उनमें से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह फ्री होता है और साथ ही जो कार्बोनिल ग्रुप है वो चक्रीय हेमी एसिटिल के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं म्यूटा रोटेशन। माल्टोज 2 फॉर्म में होता है, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में पाया जाता है और म्यूटा रोटेशन शो करता है। इसकी जो अल्फ़ा फॉर्म है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +168 डिग्री और जो बीटा फॉर्म होती है उसका म्यूटा रोटेशन होता है +118 डिग्री और जो इसका साम्य मिश्रण होता है उसका म्यूटा स्पेसिफिक रोटेशन होता है +136 डिग्री होता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं इन सभी अभिक्रियाओं से यह प्रूव होता है कि माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। अब वो दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ किस प्रकार से 1:4 या 1:4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में के द्वारा जुड़ी रहती है इसे हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए यदि माल्टोज की अभिक्रिया हम मिथाइल अल्कोहल और HCl के साथ कराते हैं, यानी माल्टोज का यदि हम मिथाइलेशन करते हैं और उसके बाद उसका हम जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं कि 2,3,6 ट्राईओमिथाइल ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोज बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है, माल्टोज की अभिक्रिया सबसे पहले हम मिथाइल अल्कोहल और HCl से करवाएंगे तो हमें मिथाइल माल्टोज मिलेगा या मिथाइल माल्टोसाइड बनेगा। उसकी अभिक्रिया फिर मिथाइल सल्फेट के साथ करवाते हैं तो मिथाइल हेप्टा मिथाइल माल्टोसाइड बनता है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके हेप्टा मिथाइल माल्टोज बनाता है। ये हेप्टा मिथाइल माल्टोज फिर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें 2,3,6 ट्राईओमिथाइल ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल ग्लूकोज देता है। तो ये अभिक्रियाएं, इन सभी अभिक्रियाओं से निष्कर्ष निकलता है कि माल्टोज में विद्यमान ग्लूकोज की 2 इकाइयों में से एक अनअपचायक यूनिट की जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड होती है और C1 व C5 जो कार्बन है वो आपस में ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। अतः C1 व C5 पर फ्री OH ग्रुप होते हैं और इससे 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज बनता है। सेकंड हम रिएक्शन लेते हैं जिसमें माल्टोज की अभिक्रिया हम ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ग्लूकोज की जो दूसरी यूनिट है वो उसकी जो वलय संरचना है वो कैसी होती है। माल्टोज की जब अभिक्रिया हम ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो माल्टो बायोनिक अम्ल मिलता है और ये माल्टो बायोनिक अम्ल अपचायक इकाई की वलय खुलने के कारण बनता है। उसकी अभिक्रिया फिर मिथाइल सल्फेट से कराने पर ऑक्टा मिथाइल लैक्टोबायोनिक अम्ल का मिथाइल एस्टर बनता है जो कंसनट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करके 2,3,5,6 टेट्राओ मिथाइल ग्लूकोनिक अम्ल और 2,3,4,6 टेट्राओ मिथाइल ग्लूकोज बनाता है। फाइनल प्रोडक्ट ये बनते हैं हमें और इन प्रोडक्ट के बनने से 2,3,5,6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज का बनना यह दर्शाता है कि माल्टोज की जो अपचायक ग्लूकोज इकाई है वो पायरेनोज वलय संरचना के रूप में होती है और इसका C4 अनअपचायक ग्लूकोज इकाई के C1 के साथ ग्लाइकोसिडिक बंधन बनाता है। तो इस तरह से हम इन दोनों अभिक्रिया समूह से माल्टोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को प्रूव कर सकते हैं कि इसमें 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जिसमें 2 ग्लूकोज इकाइयाँ पायरेनोज रूप में एक ग्लूकोज इकाई के C1 और दूसरी ग्लूकोज यूनिट के C4 के साथ
जुड़ी रहती है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अल्फ़ा होती है, बीटा नहीं, क्योंकि इसी कारण से हम इसे α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और इसके जो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जिसमें ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उसे हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसे चेयर कॉन्फॉर्मेशन के रूप में शो करते हैं तो उसमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होगा, ये वाला। हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम देखते हैं, और इसका जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो होता है 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल डी ग्लूकोपाइरेनोज, जो कि अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को प्रूव करता है। और इसे हम इस तरह से शो करते हैं। थैंक यू।